नमस्ते। इस अंक में मैं आर्यों के भारत में आगमन के सिद्धांत और हिंदू धर्म के साथ उसके संबंध को लेकर रोमिला थापर के विचारों की समालोचना करूंगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि वे भ्रांतिवश ये मान लेती हैं कि हिंदू आर्यों के भारत में आगमन के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। अब वेद अपौरुष हैं, यानी ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें किसी ने लिखा है। वे सार्वत्रिक, सनातन और इतिहास के परे हैं। वेदों के आर्यों द्वारा रचे जाने की कोई भी अवधारणा नहीं है। आर्यन तो संस्कृत का कोई शब्द भी नहीं है। वेद में भी उसका कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। आर्य शब्द का प्रयोग श्रेण गुणों वाले लोगों को सूचित करने के लिए होता है। वे कोई भी हो सकते हैं, किसी भी नस्ल के। रोमिला थापर की सोच की मूलभूत कमी यह है कि वे सोचती हैं कि वैदिक आर्य जैसे कई लोग कभी थे। इनके साथ उन्हें भारी शिकायत नहीं है और बाद में वे इन्हें आधुनिक समय के फासिस्टों से जोड़ती हैं। वे दावा करती हैं कि आज का हिंदू धर्म इस विश्वास पर आधारित है। ये गलत है। वे ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि यूरोपीय भारतीयों की पृष्ठभूमि बाइबल की रही है, जिसमें अनेक जनजातीय लोगों का वर्णन है, जिनमें से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग थे। जब इन लोगों ने संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया, तब उन्होंने इन ग्रंथों में इसी तरह की जानकारी खोजी। अतः उन्होंने वैदिक आर्य की मिथ्या कल्पना कर ली। दरअसल ऐसे कोई लोग थे ही नहीं। थापर की पूरी कल्पना दोषयुक्त है। उदाहरण के लिए इस वीडियो को देखें। किसी के दिमाग में यह अनूठा विचार उपजा कि वैदिक समयों में उत्तरी ध्रुव बिहार में था। अब इसकी कहाँ आवश्यकता है कि ये दिखाया जाए कि आर्य इसी देश की उपज है। ये दिखाना महत्वपूर्ण था कि उनमें और हिंदुओं की बाद की पीढ़ियों से लेकर वर्तमान समय के हिंदुओं तक में एक सीधा संबंध है। पर हिंदू तो आर्य की नस्ल के आधार पर वैदिक परंपरा की निरंतरता के संबंध में कोई भी दावा नहीं करते हैं। वैदिक परंपरा की निरंतरता के श्रुति और स्मृति की दृष्टि से समझना होगा। श्रुति शाश्वत ज्ञान है जो सदा से रही है। स्मृति समय बीतने के साथ साथ हुए ऐतिहासिक परिवर्तनों से संबंध रखती है। इन दोनों के बीच निरंतरता और परिवर्तन का काफी जटिल संबंध है। वो अब्राहमी पोथियों की तरह समय की दृष्टि से पाषाणीकृत नहीं है। न ही वो कोई ऐसी चीज है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और न कोई निरंतरता। उसमें निरंतरता भी है और परिवर्तन भी, और उसका आर्यों की नस्ल से कोई भी संबंध नहीं है। उनके लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण समस्या 1920 में उभरी, जब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता की खोज हुई। ये आर्यों से पहले की थी और वैदिक नहीं थी। ये उन लोगों के लिए समस्या बन गई जो मानते थे कि वैदिक आर्यवाद ही आधारशिला है। देखिए कि कैसे वो सरलीकृत करके ये मान लेती हैं कि वेद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आए थे। वे इसे कहीं भी सिद्ध नहीं करती हैं, न ही वे कहीं भी वैदिक आर्यों को सिद्ध करती हैं, न ही उसको लेकर मौजूद मतांतरों की चर्चा करती हैं। अतः उनके लेखनों में मौजूद दूसरी भ्रांति मान्यता ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता वेदों से हजारों साल पुरानी चीज है। आर्यों का इतिहास, जिस पर हिंदुत्व की विचारधारा की धुरी है, अब बेहद जटिल हो गया है। यहाँ भी उनकी ये मान्यता भ्रांतिपूर्ण है कि हिंदुत्व आर्यों के इतिहास पर आधारित है। ये सही नहीं है। अगले वीडियो में वे सही सवाल करती हैं, पर उनके निष्कर्ष गलत है। संस्कृति का उद्भव शून्य से नहीं हो सकता है। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि उस संस्कृति के साथ अन्य कौन कौन सी संस्कृतियां थीं, जिन्होंने भारतीय इतिहास के प्रारंभिक संस्कृति के विकास में योगदान दिया है, और संस्कृतियों का ये परस्पर मिलन किस तरह आगे बढ़ा। हम ये ही प्रश्न पूछना चाहते हैं। केवल इस बात के आधार पर कि भारतीय संस्कृति में सर्वसमावेशी प्रवृत्ति, प्रवह मान्यता और लचीलापन है, ये नहीं माना जा सकता है कि उसमें कोई एकता नहीं है। इंटरनेट भी एक सर्वसमावेशी तंत्र है, पर उसमें नई साइटों के निरंतर जुड़ते जाने, निरंतर परिवर्तन होने और उसका विकास होते जाने के बावजूद उसमें एक मूलभूत एकता है। समस्या ये है कि एक खुले और सर्वसमावेशी तंत्र में और इतिहास पर आधारित तंत्र में क्या फर्क होता है,
और जब इन दोनों का सामना होता है तब क्या होता है? संस्कृति के खुलेपन के गुण का ह्रास और उसमें एकरूपता आना हिंदू धर्म के कारण नहीं है, बल्कि बाहर से आए हुए इतिहास केंद्रित मजहबों के कारण है। मजहबों के इतिहास में कई मजहबी संप्रदायों और समुदायों का समावेश होता है और इनमें आपस में विभिन्न प्रकार के संबंध, संघर्ष और सहिष्णुता देखी जाती है। लेकिन मजहबों के इतिहास को समरूप समूहों के बीच के संघर्षों के इतिहास के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। वे एक मिथ्या तर्क प्रस्तुत करती हैं कि हिंदू धर्म समरूप और मतांतरों से रहित है। इसके बाद वे दावा करती हैं कि ये हिंदुओं की एकरूपता और मुसलमानों की एकरूपता के बीच का संघर्ष है। हिंदू धर्म में एक पुस्तक, एक मसीहा और एक इतिहास की धारणा ही नहीं है, क्योंकि वो इतिहास केंद्रित नहीं है। इसकी बजाय हमें धर्म और मजहब के बीच के अंतर पर चर्चा करनी चाहिए। यहाँ विषय एक मजहब बनाम दूसरा मजहब नहीं है। यहाँ विषय है धर्म पर एक ऐसे मजहब के आक्रमण का जो एकरूपता पर विश्वास करता है। इस अंतर को मान्यता देने के लिए ज्ञान की तो आवश्यकता है ही, साहस भी चाहिए। मैं नहीं जानता कि वे धर्म और मजहब के बीच के अंतर से अनभिज्ञ हैं अथवा वे बस प्रचलित राजनीतिक विश्वासों का अनुमोदन कर बस रही हैं। 4 ही दिन पहले इस बात को लेकर हम में से कुछ लोगों पर हमला हुआ था। यही हिंदुओं का उद्गम है। यह उस बात में समाहित है कि जिसे हम में कुछ लोगों ने सदाबहार आर्य के रूप में वर्णित किया है। हिंदू मूल रूप से आर्य थे। अब इतिहास को इस तरह पढ़ना किसी की कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि इसे विधिवत सिद्ध करना है कि ये भारतीय इतिहास का हिंदुत्ववादी व्याख्या है। प्रोफेसर थापर एक बार फिर वेदों और वैदिक आर्यों में घालमेल कर बैठती हैं। वो चुनिंदा लोगों की नस्लवादी अवधारणा का प्रतिपादन करती हैं क्योंकि वो संपूर्ण हिंदू धर्म के विश्लेषण के लिए उपयोगी है। नीचे प्रोफेसर थापर द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण अपील का सारांश दिया गया है। ये केवल इतिहास का पुनर्लेखन नहीं है। यदि मामला सिर्फ यही होता तो हम ये लड़ाई बहुत वर्ष पहले ही लड़ चुके होते। हम में से प्रत्येक इतिहास का अपना अपना रूप लिखते आ रहे हैं। वे हमें जी भर के कोसते हैं। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर मूल मुद्दा है सभी विषयों को, चाहे वे ऐतिहासिक हों या गैर ऐतिहासिक, एक रूपता में बांध देना। हमें इस विचारधारा को लेकर चिंतित होना होगा कि सभी चीज़ों को एक रूपता में बदला जाए। दूसरा, इसका मतलब है कि जो लोग पेशेवरीय तरीके से नए ज्ञान की खोज कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं और वर्तमान ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें चुप करा दिया जाता है। इसे इस निराशाजनक वस्तुस्थिति के साथ समाप्त करते हुए मुझे अत्यंत खेद है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ। सबको अपना मत रखने और अपनी पसंद के सिद्धांतों में विश्वास रखने का अधिकार है। पर क्या हम इन सिद्धांतों की चर्चा सबके सामने अथवा हमारे संस्थानों में कर सकते हैं? हम ये ना करें कि पहले हम लोगों की हिंसक रूप से निंदा करें और उसके बाद, जैसे कि गीता में कहा गया है, उनकी हत्या करें। मैं अपने समुदाय से ये नहीं चाहती। मैं बौद्धिक स्वतंत्रता और दोस्ताना परिचर्चा की उनकी इस अपील से सहमत हूँ। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे ऐसी एक चर्चा में मेरे साथ करने के लिए मेरे आमंत्रण को स्वीकार कर लें। उनके चारों ओर मंडराने वाले चापलूसों ने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया है। मुझे उनसे दूर रखने के लिए इन चापलूसों ने विचित्र विचित्र दलीलें दी हैं। ये सब स्वयं उनकी इस अपील से सुसंगत नहीं है कि ईमानदार, खुला और दोस्ताना विचार विनिमय हो। तो प्रोफेसर थापर, बताइए हम कब और कहाँ मिल सकते हैं? मैं आकर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। इस वीडियो में वे आधुनिक हिंदू धर्म पर बेसिर पैर का आरोप लगाती हैं। इस आंदोलन का अपना एक इतिहास है। ये 1930 के दशक में शुरू हुआ और इस पर इटली के फासिज्म का प्रभाव, जिससे वह घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये आश्चर्यजनक है कि वे आधुनिक हिंदू धर्म को इटली के फासिज्म से जोड़ती हैं। शायद इसलिए वे ये दावा करना चाहती हैं कि आर्यों की नस्ल की बात वैदिक चिंतन में केंद्रीय स्थान पर रखती है।
लोगों को ये बता देने के बाद वे आसानी से आधुनिक हिंदू धर्म को फासिज्म से जोड़ सकती हैं। आज का कोई भी हिंदू या बौद्धिक जो अपने विश्वासों का पक्का हो, अपनी अस्मिता के बारे में सोचते हुए इटली के फासिज्म के बारे में सोचता है। रोचक बात है कि इसमें उपनिवेश काल के दो प्रमुख सिद्धांतों का घालमेल किया गया है। भारतीय सभ्यता की आधारशिला आर्य लोग हैं और दो राष्ट्र वाला सिद्धांत। मूल विचारधारा हिंदू के अस्मिता का है। वे जो अंग्रेजों के भारत के अधीन आने वाले भूभाग पर अपना दावा कर सकता है और कह सकता है कि ये उसके पुरखों की जमीन है, पितृभूमि, और उसके धर्म से जुड़ी है, पुण्य भूमि। ये मान लिया जाता है कि मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों को इस भूभाग में कोई स्थान नहीं प्रोफेसर है। थापर ये कहती हैं मानो इस्लाम और ईसाई मजहब का उद्भव भारत में हुआ है। उन्हें इस बात को लेकर तकलीफ है कि लोग इन्हें बाहर से आए हुए मजहब मानते हैं। ये बाहर से ही आए हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अगले वीडियो में वे हिंदू समुदाय के खुले वास्तुशिल्प को स्वीकार करती हैं, हालांकि वे इस शब्द का प्रयोग नहीं करती। ये वे मजहब और सांस्कृतिक प्रणालियां हैं जो पिछले 1000 वर्षों में भारत के विशिष्ट गुणों से उपजी हैं। इनका सभी प्रकार की विभिन्नताओं पर सकारात्मक असर पड़ा। ये विभिन्नताएं या तो साथ साथ रह सकी अथवा परस्पर घुल मिलकर नए रूपों को जन्म दे सकें अथवा एक दूसरे का सामना भी कर सके। उस जमाने के समुदाय में ये विभिन्नताएं विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो सकती थी। हमें विभिन्न संस्कृतियों की अंतःक्रियाओं को देखना होगा, उनमें जो परिवर्तन हुए उन्हें समझना होगा। उन्होंने अपने लिए समाज में स्थान बनाए हैं, उनके प्रति जागरूक होना होगा और उभरती असमताओं का प्रेक्षण करना होगा। प्रोफेसर थापर ने पिछले 1000 वर्षों में भारतीय समाज में मौजूद रहे खुलेपन की जो प्रशंसा की है वो अधूरी है। इसका मूल आधार वेद है और हिंदुओं का खुलापन है, जो मुसलमानों के यहाँ आने से बहुत पहले से मौजूद थे। वो अचानक मुसलमानों के आने से प्रकट नहीं हुई थी। दूसरी समस्या ये है कि वे इस बात को नहीं कबूल कर रही हैं कि इस खुलेपन का विध्वंस करने में भारत तोड़ो ताकतों ने और स्वयं उनके जैसे सिपोए लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदुओं को लग रहा है कि उन पर चारों ओर से हमला हो रहा है, इसलिए उन्हें संगठित होकर अपना बचाव करना होगा। ये कोई हिंदू धर्म में ही मौजूद चीज़ नहीं है, बल्कि ये अभी की चीज़ है और स्वयं वे उसका एक भाग है। समालोचनात्मक शोध आवश्यक है, उससे ज्ञान का सृजन होता है। विश्वविद्यालय को समालोचक दृष्टि से उनके द्वारा ज्ञान बताए जा रही चीज की छानबीन करनी होगी। राष्ट्रवाद नागरिक की अस्मिता से बहुत कुछ ग्रहण करता है, पर वह ऐसी कोई अस्मिता नहीं हो सकती है जिसे कोई समूह अन्य अस्मिताओं से श्रेष्ठ होने का दावा करे। उसमें सभी नागरिकों के समान होने का भाव निहित होना चाहिए। इस पर तीखी चर्चा राष्ट्रवाद का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीयता का विकास निरंतर चलता रहता है और इसका गहरा संबंध इतिहास और राष्ट्रीयता से है। विश्वविद्यालय इस तरह की चर्चाओं के लिए आदर्श जगहें हैं। भारत में हमारे संविधान ने अपने देश को सेक्युलर डेमोक्रेसी बनाने के प्रति हमारी कटिबद्धता ने हमें इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ाया है। समालोचक सोच एक बढ़िया सोच है, पर इसका अधिकार समान रूप से सबको मिलना चाहिए और सभी को इस तरह से सोचने की अनुमति मिलनी चाहिए। अभी तो हालात ऐसे नहीं हैं। मैं भी उनके इस कथन से सहमत हूं कि राष्ट्रवाद पर चर्चा होनी चाहिए और उसे सर्वसमावेशी होना चाहिए। पर आज राष्ट्रवाद पर सवाल वे लोग उठा रहे हैं जो विदेशी ताकतों की भारतीय शाखाओं में बैठे हुए हैं। हम इस सच्चाई से कन्नी नहीं काट सकते हैं और रोमिला थापर के पिछलग्गू इसकी चर्चा करने से कतराते हैं। और अंत में ये सराहनीय है कि रोमिला थापर संविधान और सेकुलरिज्म की प्रशंसा कर रही हैं, पर उन्हें इसकी तुलना सापेक्ष धर्म से भी करनी चाहिए, जो विविधता के प्रति हमारी अपनी संस्कृति का देसी विकल्प है।
उन्हें इस आजकल के इस तथाकथित सेक्युलरिज्म को लेकर हिंदुओं की वाजिब शिकायतों पर भी अपनी समालोचक दृष्टि डालनी चाहिए। समस्याएं अनेक हैं क्योंकि आज हिंदुओं के साथ समतापूर्ण व्यवहार नहीं हो रहा है। इन संवैधानिक समस्याओं का भी समाधान निकालना होगा। इसके बाद प्रोफेसर थापर शिकायत करती हैं कि भारत की सरकार कुछ प्रकार की चर्चाओं की अनुमति नहीं दे रही है। ये सिद्ध करने के लिए कि आप एक अच्छे राष्ट्रवादी हैं, नागरिकों को ये बताना कि वे अमुक अमुक कार्य करें, भारी असुरक्षा भावना का सूचक है। वे अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं कि ये आपके मूलभूत दायित्व हैं, पर मूलभूत अधिकारों के लिए वे ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, वे कभी भी अधिकारों की चर्चा नहीं करते हैं। वे इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि नागरिकों में ये कहने का अधिकार है कि मुझे या मैं कश्मीर या बस्तर या आदिवासी या दलित या गिरजाघरों के जलाए जाने या किसी अन्य मुद्दे की सार्वजनिक चर्चा करने का अधिकार है। अखबारों और टीवी चैनलों को इन विषयों पर चर्चा चलानी चाहिए और कहना चाहिए कि ये सब भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं। इन विषयों की चर्चा करने में कुछ भी राष्ट्र विरोधी नहीं है। जिस पिछली कांग्रेसी सरकार का पक्ष समर्थन वे कर रही थीं, उसने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और विभिन्न मंत्रियों द्वारा किए गए भारी भ्रष्टाचार की चर्चा करने पर पाबंदी लगा दी थी। अब इन सब पर कार्यवाही हो रही है। कुछ तो जमानत देकर जेल से छूटे हैं। इन पर चर्चा पर रोक लगाई गई। आरटीई पर चर्चा के विषय में आप क्या कहेंगे? जो हिंदुओं के साथ पक्षपात करता है। सरकार द्वारा हथियाए गए हिंदू मंदिरों के मुद्दे की चर्चा का क्या? अन्य मजहबों के हमलों के सामने हिंदुओं के अधिकार के विषय का क्या? ये विसंगतियां भी चर्चा का विषय बननी चाहिए। जब हम इनकी चर्चा करते हैं, हमें हिंदुत्ववादी, फासिस्ट और राष्ट्रवादी कह दिया जाता है और इन सब समस्याओं की वास्तविकता को नकारा जाता है। थोड़े शब्दों में कहें तो हमें आधुनिक हिंदू धर्म और उससे जुड़ी समस्याओं की चर्चा करते समय आर्य नस्ल को बीच में नहीं लाना चाहिए। मेरे जैसे आधुनिक हिंदू आर्य नस्ल के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। ये दर्शाता है कि उनकी सोच पुरानी पड़ गई है। हो सकता है कि कभी लोग इस सिद्धांत में विश्वास करते थे, अब उन्हें इसमें विश्वास नहीं है। उन्हें अपने दृष्टिकोण को बदलकर उसे इस सच्चाई के अनुरूप करना चाहिए। आज हिंदू सनातन धर्म को आधार बनाकर चर्चाएं चलाते हैं। सनातन धर्म ना तो आर्य है, ना ही ऐतिहासिक। हम अपने ही देश में हमारे विरुद्ध भेदभाव बरते जाने के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, पर हम जो मुद्दे उठा रहे हैं उन्हें मान्यता नहीं दी जा रही है। ये ईमानदार चर्चा की नींव नहीं हो सकती है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं भारत पर मुसलमानी शासन पर चर्चा करूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे प्रोफेसर थापर मुसलमानों की हुकूमत से जुड़े अत्याचारों पर लीपापोती करती हैं और इनमें से कुछ के लिए स्वयं हिंदुओं को दोषी ठहराती हैं। देखने के लिए धन्यवाद।